अपोजिशन की क्या तैयारी है? देखिए, यूपी में बीजेपी 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है और बीजेपी एक बार इतना सीटें जीत भी चुकी है। स्वाभाविक है कि जब विपक्ष बिखरा हो तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। जितना वोट बढ़ता है बीजेपी जीतती है। विधानसभा चुनाव में भी यही देखा लोगों ने। तमाम गठबंधन करने के बावजूद भी नहीं जीत पाए विपक्षी दल। देखिए, कहा गया है कि शिक्षा से सीखना और अनुभव से सीखना, ये दोनों ज़रूरी हैं। जब किसान आंदोलन बीजेपी के विरोध में था, पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल, तमाम सारी चर्चाएं थी, उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपना संगठन बूथ स्तर पर मजबूत रखा। बिना संगठन के सरकार नहीं बन सकती, चाहे वो कितनों करिश्माई नेता हो। तो इस बात को बूथ स्तर पर जो लोग समझते हैं, मेहनत करते हैं, वही लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं सियासत में। देखिए, बीजेपी को ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में जब वो चुनाव लड़ने आएगी लोकसभा का, तो उसके लिए कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी कोई चुनौती नहीं है। उसके लिए समाजवादी पार्टी ही चुनौती है, वही टक्कर देगी। लेकिन जब मायावती और अखिलेश मिलकर लड़ते हैं तब ये 15 सीट जीतते हैं 2019 में। तो 24 में तो ये लोग अलग अलग हैं। अब ये 15 जीतेंगे कि 5 भी जीतना मुश्किल हो जाएगा, ये तय हो जाएगा, रिजल्ट के परिणाम बताएंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि मुसलमान अब की बार लोकसभा में, चूँकि प्रधानमंत्री की लड़ाई है, तो हो सकता है कि सपा को ना जाए, हमारे साथ आ जाए। 3 राज्यसभा के उन्होंने मेंबर भी दे दिया। इसी चक्कर में वो लोग प्रचार भी करेंगे चुनाव में पार्टी का। लेकिन कांग्रेस ले दे के एक ही सीट पे तो 2 ही सीट पे रह जाती है, रायबरेली, अमेठी। उसके अलावा उसके पास कोई मजबूत कैंडिडेट रहता नहीं है। अभी ये कह रहे थे बेचैन जी कि भाई वही पुराने लोगों को भेज दिया। तो जब कोई दल में हो तब तो किसी को भेजा जाए। जब RPN सिंह छोड़ गए, जितिन प्रसाद छोड़ गए, बड़े बड़े पुराने नाम चले, लल्लू चुनाव हार चुके हैं, तो किसको राज्यसभा भेजे कांग्रेस? कांग्रेस के सामने भी मजबूरी है का दूसरे दल से समाजवादी भेज दे या भाजपा किसी को पकड़ लावे। तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन आप चुनाव तो 24 में होगा, एक उपचुनाव होने जा रहा है रामपुर में और आजमगढ़ में लोकसभा का। आप उस पर नज़र डालिए। मायावती ने वहाँ गुड्डू जमाली को कैंडिडेट घोषित कर दिया आजमगढ़ में। वो मुस्लिम वोट जितना काट सकते हो काटें। पर चर्चा थी कि वो बाई इलेक्शन नहीं लड़ाएंगी, तो फिर गुड्डू जमाली कैसे लड़ा रही हैं? इसलिए कि हम जीते न जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी न जीत पावे। मायावती का एजेंडा एकदम क्लियर है। इस बार वो लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी से नफरत की पराकाष्ठा पर चुनाव लड़ेंगी और विधानसभा में भी लड़ी। इसी का फायदा बीजेपी उठाती है और बीजेपी को सीटें आती हैं। आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, पूरे देश में इस पर चर्चा है। लेकिन इस देश की जनता ने ब्रजेश जी महंगाई, बेरोजगारी के इतर हिंदू और मुस्लिम को ज़्यादा महत्व दिया है, चुना है। काशी और मथुरा को ज़्यादा महत्व दिया, चुना है। इस देश के जनमानस में मोदी एक ऐसे सार्वभौमिक लीडर के रूप में उभरे हैं जिनके खिलाफ इस देश की जनता आज भी कुछ सुनना नहीं चाहती। हिंदुत्व के वो एक बहुत बड़े नेता बन चुके हैं पूरे देश में और दुनिया में। वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनके नाम के नारे लगते हैं। भारत में ये प्रचार होता है कि भारत का गौरव बहुत बढ़ रहा है और इससे आम जनमानस प्रसन्न है। बीजेपी खाली मोदी के नाम की घुट्टी से नहीं जीत रही है। बीजेपी के पास कुछ योजनाएं हैं जो मोदी के करिश्मे के साथ साथ जनता को, चाहे वो DBT के माध्यम से सीधे उसके खाते में पैसा जाता है, राशन जाता है, किसान सम्मान निधि मिलती है, मकान मिलता है, शौचालय मिलता है, ये सब चीज़ें भी मोदी को गरीब जनता के दिलों में मजबूत पकड़ बनाए रखने में बड़ी सहायक है। और यही वजह है कि राशन बांटकर, पैसा सम्मान निधि देकर, मकान देकर
बीजेपी ने एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है, जिसको तोड़ पाना अभी बहुत कठिन है। उसके लिए बूथ पर बड़ा काम करना पड़ेगा। जी वीरेंद्र जी, देखिए, बीजेपी के पास एक बड़ा संगठन है, जो वो संकल्प लेते हैं उस पर काम करते हैं। उनके पास पेज पन्ना तक के तो इंचार्ज हैं, और पार्टियों के पास इस तरह का संगठन नहीं है। बिना संगठन के आप सरकार नहीं बना सकते। चुनाव की चाहे जितनी तैयारी कर लें, लेकिन मोदी ने जिस तरह से जातीय बंधन खत्म किया है, लगातार वो तोड़ रहे हैं। ओबीसी एससी सबके वोट वो कोशिश कर रहे हैं मिले। धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण हुआ है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। अच्छा, अयोध्या के नाम पर बीजेपी पहले भी कई बार सरकार बनाई, अब काशी के नाम पर एक दो बार बनी जाएगी। कौन समस्या है, बन सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। जी वीरेंद्र जी, और conclude उसके करें। बाद बीजेपी के पास एक राष्ट्रवाद का हथियार भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी के अनुकूल हैं इस देश में, और आज की तारीख में वो अजय दिखते, अगर वो 80 का लक्ष्य लेते हैं तो 80 पर भी पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। 5 उन्होंने किसके लिए छोड़ा है, अब ये चुनाव ये परिणाम थोड़ा सा बताएंगे। रिसर्च का विषय है। हाँ, बहरहाल सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के एक नेता, उन्होंने लिखा कि देशभक्ति और देश प्रेम में फर्क होता है। उनका कहना है कि हमने एक पेड़ लगाया कि आने वाली पीढ़ियों को छांव और फल मिलेंगे, ये देश प्रेम था। लेकिन उन्होंने उस पेड़ को काटकर डंडा बनाया और उसमें झंडा खोस दिया, ये देशभक्ति थी। ये अंतर आ गया। ये बीजेपी कांग्रेस के नेता लिखते हैं। बहरहाल हम जिस दौर में हैं, वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। चुनाव जीतना, एक स्थिर सरकार, मजबूत सरकार बनाना, फैसले लेना। मोदी ने 10 साल में, 8 साल हुआ अभी, तो 10 साल में जब चुनाव आएगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इन सब के इतर हमको मोहब्बत, सामाजिक भाईचारा और प्रेम की भी बहुत ज़रूरत है। आज नदीम फारूक का एक शेर सुनाऊंगा, जो हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर है, लेकिन आनंद बहुत है। उन्होंने लिखा है कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों,